नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र का विकास है वो कई चरणों से होकर गुजरा है। अगर हम इसकी औपचारिक शुरुआत की बात करें तो औपचारिक शुरुआत है वो 1838 में हुई थी, जब ऑगस्ट काम्टे ने पहली बार अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में इस शब्द का प्रयोग किया था फ्रांस के अंदर। तब से इसकी एक नवीन विषय के रूप में नींव पड़ी, लेकिन इससे पहले भी सामाजिक चिंतन होता रहा है। इसको हम कई चरणों में विभाजित करते हैं। अगर हम इसके विकास के बारे में सोचें तो एक कथन है जो इसके विकास के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट करता है। वो कथन है रॉबर्ट बीरस्टीड का, जो इन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में दिया था। इसमें बीरस्टीड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास नवीन है। समाजशास्त्र का इतिहास क्या है? नया है। इतिहास यानी लिखित रूप में समाजशास्त्र कब आया? तो हमें पता है कि 1838 में आया था। तो इतिहास नवीन है, लेकिन इसका अतीत काफी प्राचीन है। अतीत प्राचीन है यानी सामाजिक चिंतन की शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी थी। अगर हम इसके विकास की बात करें तो बोटोमोर ने कुल 4 चरणों में इसके विकास को समझाने का प्रयास किया है। ये 4 चरण कौन से हैं? नंबर 1 है प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में 2 सामाजिक विचारकों को शामिल करते हैं। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 अरस्तु। तो प्लेटो को प्रथम सामाजिक विचारक माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में नगरीय समुदायों के विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया है। उसके बाद में प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने एक कथन कहा था जो काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य प्राणी है, लेकिन किस प्रकार का प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। और ऐसा माना जाता है कि सामाजिक विचारकों में वो पहला कथन है जिससे हम समाजशास्त्र की शुरुआत को मान सकते हैं। ये शुरुआती कथन था समाजशास्त्र की विकास यात्रा का। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में राज्य, कानून, समाज आदि विषयों का अध्ययन किया है। और अगर हम भारत में इस समय की बात करें तो भारत में भी हमारे जो वेद थे, उपनिषद थे, ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी सामाजिक चिंतन मिलता है। जैसे कि मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा है वो की गई है। तो ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति का पहला चरण है। तो इसमें 2 विचारक हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इसके दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण है वो 6ठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे, जैसे कि ऑगस्ट काम्टे ने बताया कि पहला जो चरण होता है सामाजिक विकास का वो क्या होता है? धार्मिक होता है। क्या होता है? धार्मिक होता है। प्रत्येक घटना को धर्म की नजरिए से देखा जाता है। लेकिन इस चरण में क्या हुआ? 6ठी शताब्दी के बाद में कुछ धर्म के स्थान पे तर्क का प्रयोग होने लगा था। किसका प्रयोग होने लगा था? तर्क का प्रयोग होने लगा था। तो इसमें भी 2 प्रमुख विचारक हैं, एक थॉमस एक्विनोस और दूसरे दांते। ये 2 प्रमुख सामाजिक विचारक हैं जिन्होंने इस काल के अंदर सामाजिक विचारों पर बहुत कुछ स्पष्टता के साथ लिखा है। धर्म के स्थान पे तर्क का प्रयोग किया है और घटनाओं को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास इन्होंने किया है। प्राकृतिक विज्ञान की जो विधियां हैं, प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन की जो पद्धतियां हैं, उनको सामाजिक क्षेत्र में लागू करने की बात है वो इन्होंने की है। तो ये प्रथम 2 चरण हो गए। अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, सभी प्रकार के विज्ञानों के लिए। तो समाजशास्त्र भी इससे अछूता नहीं है। यह दौर है, इसे हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण काल, यानी पुनः जागना। पहले लोग सोए हुए थे, किस रूप में? वो तर्क नहीं करते थे, जैसे कि धार्मिक गुरुओं ने कह दिया वैसे ही वो करते थे। नींद में चलने के समान समाज था। लेकिन पुनर्जागरण काल में धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांति का विकास हुआ, वाणिज्य क्रांति का विकास हुआ, तर्क को और अधिक सार्थकता के साथ प्रदर्शित किया गया। तो इसमें 2 क्रांति को शामिल करते हैं, एक वैज्ञानिक क्रांति और दूसरा वाणिज्य क्रांति। इन दोनों ने जो परंपरागत सिद्धांत थे उनको तहस नहस कर दिया और उनके स्थान पे नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू किया। इस चरण में रूसो, होब्स और लोक का सामाजिक संविदा का सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
ये रूसो ने पुस्तक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, और ये तीनों को संयुक्त रूप से सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इनके अलावा सर थॉमस मूर का नाम भी आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया में उस समय की इंग्लैंड की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की है, सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा की है। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में 1748 में समाज पर पर्यावरण के द्वारा जो प्रभाव पड़ते हैं उन प्रभावों को अध्ययन किया है। मोंटेस्क्यू ने भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन है वो इन्होंने किया है। इसी प्रकार से एडम स्मिथ है, इन्होंने आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया। मोल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। तो ये तीसरा चरण महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्जागरण काल की व्यवस्था। अगर चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण की शुरुआत है वो औद्योगिक क्रांति से होती है। किससे होती है? औद्योगिक क्रांति से होती है, जो कि 1740 या 50 के लगभग इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि समाज के अंदर भौतिक परिवर्तन हुआ। जो पहले उत्पादन हाथों से होता था वो उत्पादन किन के स्थान पर होने लगा? हाथों की बजाय वो जड़ शक्ति के प्रयोग से होने लगा। जो पहले ग्रामीण समाज था वो अब धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगा? वो नगरों में परिवर्तित होने लगा। जहां कहीं उद्योग लगा उसके आसपास के क्षेत्र से लोग है वो रहने लगे, और ये उद्योग के आसपास क्या होगा? एक औद्योगिक नगर विकसित हो गया। तो यानी परंपरागत जो ग्रामीण समाज था वो किस में परिवर्तित हो गया? वो नगरीय समाज में परिवर्तित हो गया। और इसी प्रकार से एक दूसरी क्रांति है वो है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी। इसने भी समाज को वैचारिक रूप से परिवर्तित किया है। इससे पहले हमेशा राजाओं का शासन रहा था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, लेकिन 1789 में राजा को गद्दी से उतार दिया गया और प्रजातंत्र की कुछ शुरुआत की गई। और इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके आधार पे, इन दोनों क्रांतियों के आधार पे, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बल पर समाज में अत्यधिक परिवर्तन आए और समाज में थोड़ी सी जो परंपरागत हजारों वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही थी वो क्या हो गई? भंग हो गई। अब नवीन व्यवस्था को समझने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो उन सब को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन कर सके। तो इसको क्रमबद्ध अध्ययन करने की जो शुरुआत की थी वो प्रयास किया था पहले साइमन ने। किसने किया था? साइमन ने ये प्रयास किया था कि सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है वो किया जा सके, और एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो। और इस समाज को उन्होंने पहले नाम भी दिया था सोशल बायोलॉजी। क्या नाम दिया था? सोशल बायोलॉजी। लेकिन बाद में ऑगस्ट काम्टे ने अपने गुरु के, साइमन थे वो ऑगस्ट काम्टे के गुरु थे, उनके विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक नए विषय की शुरुआत की, जिसे पहले उन्होंने नाम दिया था सामाजिक भौतिकी। क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी। लेकिन उन्होंने देखा कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग है वो पहले उन्होंने देखा कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडोल्फ क्वेटेलेट कर चुके हैं। तो उन्होंने बाद में सामाजिक भौतिकी के स्थान पे 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और यहीं से समाजशास्त्र की शुरुआत हो गई। तो ये समाजशास्त्र की विकास यात्रा के कुल 4 चरण हैं। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र का औपचारिक रूप से विकास किस प्रकार से हुआ, यानी एक नए विषय में उभरने के बाद में विश्व के अंदर इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था ऑगस्ट काम्टे द्वारा। उसके बाद में 1843 में इंग्लैंड के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र का परिचय करवाया, और 1883 में अमेरिका के अंदर लेस्टर वार्ड ने समाजशास्त्र विषय पर पुस्तक लिखी। अगर हम समाजशास्त्र विषय की पहली पुस्तक की बात करें तो समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखी गई थी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। उस पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1877 में आई थी। अगर हम इसके विश्वविद्यालयों में शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 के अंदर
एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था समाजशास्त्र का, और अध्ययन प्रारंभ करवाने वाले थे समनर। किसके नेतृत्व में हुआ था? समनर के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में 1892 में अमेरिका के ही शिकागो विश्वविद्यालय में समोल ने समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ करवाया। 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये समाजशास्त्र का पहला प्रकाशन था। और 1905 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का गठन किया गया। अगर हम भारत में बात करें समाजशास्त्र के विकास की, तो भारत में समाजशास्त्र का विकास है वो औपचारिक रूप से तो हुआ था 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम एक विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा था। लेकिन सामाजिक चिंतन की शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी थी, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि में। और उसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और शुक्राचार्य के नीति शास्त्र में और मनु के मनुस्मृति में भी सामाजिक विषयों पर चिंतन किया गया है, उनका व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। तो औपचारिक शुरुआत है वो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। और 1919 में पैट्रिक गिड्स के नेतृत्व में एक पृथक विभाग बनाया गया, समाजशास्त्र विभाग। और उस विभाग के 1924 में जीएस गुरिये को अध्यक्ष बनाया गया था। तो जीएस गुरिये किसी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए कई बार इनको भारत में समाजशास्त्र के जनक के तौर पर जानते हैं। 1914 के बाद में 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनका अध्यापन प्रारंभ हुआ। और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो ये भारत में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई थी। और आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का पृथक विभाग है और सभी महाविद्यालयों में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। एक आयोग भी बनाया गया था, उस आयोग ने सामाजिक विज्ञान के विकासों पे चर्चा की थी, सभी पे की थी, कोई अलग से समाजशास्त्र पे चर्चा नहीं की गई थी। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी ओपन द सोशल साइंसेज, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र का विकास है वो जर्मनी से माना था, लेकिन इस रिपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। तो ये आज की हमारी क्लास थी समाजशास्त्र का उद्भव या विकास। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कमेंट्स कर सकते हो या कुछ कमियां रह गई है, किस प्रकार की क्लासें चाहते हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।